क्या 2024 के चुनाव से पहले कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ठीक 2019 की तरह? लेकिन इस बार दिशा बदली हुई होगी। पिछली बार आरोप पाकिस्तान पर लगा था, तो क्या इस बार चीन का नंबर है? ये बात मेरी नहीं है, पिछले कुछ घंटों में ये चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। जब से ये खबर आई है, जब से ये पता चला है कि चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में गए थे। सुनकर झटका लगाना। पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो ये झटका और बड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही हाल फिलहाल में चीनी बॉर्डर पर एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। बहुत सारे लोग इस घटना को भारत के इतिहास का अब तक का सबसे शर्मनाक मोड़ बता रहे हैं, जब हमारे देश की सेना के परम बलिदान को अपमानित करने का आरोप मोदी सरकार पर लग रहा है। लोग कहने लगे हैं कि अब तक की किसी भी सरकार ने सेना के बलिदानियों का ऐसा अपमान नहीं किया था जैसा मोदी सरकार ने किया है, वो भी चीन की हेकड़ी को देखकर, उसके दबाव में आकर। जब ये पूरी कहानी आप सुनेंगे, शायद आपकी जबान से भी यही निकलेगा कि सच में ऐतिहासिक रूप से सेना के बलिदान का अपमान हुआ है क्या। ये मामला बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही कुछ अन्य मामलों पर भी बात करें। सबसे पहले नए साल के पहले सप्ताह में आप सभी को अच्छी खबर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत 31% से भी ज्यादा कम हो गई है, लेकिन सरकार का कहना है कि अपन झुकेगा नहीं और न ही कीमतों को झुकाएगा। यानी देश की जनता को देश हित में महंगा डीजल पेट्रोल खरीदने का अमृत लाभ, अमृत अवसर लगातार मिलता रहेगा। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है कि कच्चे तेल के दाम लुढ़क रहे हैं, पर मोदी सरकार की लूटखोरी पर कोई लगाम नहीं है। मोदी जी के मंत्री खुद ही कह रहे हैं कि तेल कंपनियों से दाम घटाने के बारे में कोनो बातचीत नहीं हुई है। तेल कंपनियां हर 1 लीटर पेट्रोल पर जनता से 8 से 10 रुपए और डीजल पर 3 से 4 रुपया मुनाफा कमा रही है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार यदि अभी सरकार चाहे तो आपको लगभग 10 रुपया सस्ता पेट्रोल मिल सकता है और लगभग 4 रुपया सस्ता डीजल मिल सकता है। लेकिन सवाल यह है कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल में इतना लंबा चौड़ा खर्च करके भक्तों की टोली तैयार की गई है और उन्हें इस बात के लिए तैयार कर लिया गया है कि पेट्रोल चाहे 500 रुपया हो जाए तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, आएंगे तो फलाने ही। तो फिर सरकार को डीजल पेट्रोल का दाम घटाने की जरूरत क्या है? यानी एक तरफ 500 रुपया लीटर डीजल पेट्रोल खरीदने वाले नागरिक भी तैयार करें, माफ करिएगा भक्त भी तैयार करें, और दूसरी तरफ सस्ता तेल भी दें। नहीं, ये दोहरा नुकसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमृत काल में देश की जनता को महंगे से महंगा डीजल पेट्रोल और रसोई गैस खरीदने का अमृत अवसर लगातार मिलते रहना चाहिए। अब जरा उत्तर प्रदेश की, माफ करिएगा, रामराज्य की एक और धमाकेदार खबर सुनिए। इसके बाद मेन मैटर पे विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर है कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी बसें हैं उनमें हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसके अलावा यूपी के जेल में बंद कैदियों को हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की प्रतियां बांटी जाएंगी। यूपी के जेल मंत्री का कहना है कि पूरे राज्य में सभी 72 जिला जेलों, उप जेलों और केंद्रीय जेलों में कैदियों के बीच धार्मिक पुस्तकों की 50,000 से अधिक प्रतियां बांटी जाएंगी। इसके अलावा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी जेल के कैदियों के लिए की जाएगी। आगे मंत्री का कहना है कि इन भजनों और पुस्तकों के पाठ से कैदियों को जेल की सजा पूरी करने के बाद खुद को बेहतर बनाने और बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। अब आप लोग गलती से भी ये मत कह दीजिएगा कि पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष देश में क्या सरकार का यह काम होता है कि वो किसी भी एक धर्म से संबंधित इस तरह का काम करे और उसमें जनता का पैसा खर्च हो जाए। जरा पता लगाइए, गाना बजाने से लेकर चालीसा बांटने तक जो खर्च होगा वो किसकी जेब से आएगा? हालांकि यह सवाल करने पर आपको धर्म विरोधी और देश विरोधी कहा जाएगा। यहां एक बात और समझने वाली है। यूपी के मंत्री का कहना है कि जेल के कैदी जब भजन सुनेंगे और चालीसा का पाठ करेंगे तो जेल से छूटने के बाद उन्हें बेहतर बनने में और जीवन को बेहतर करने में मदद मिलेगी। हमारा सुझाव है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ भाजपा आईटी सेल के जिन 3 पदाधिकारियों ने जिस तरीके से कांड किया था, वही छेड़खानी और दुष्कर्म वाला कारनामा, जिसे करने के लिए वो आए दिन बीएचयू कैंपस में रात को जाया करते थे ताकि कोई लड़की मिल जाए उसे छेड़ लें। बीजेपी के इन 3 धुरंधरों को एक की जगह 10-10 हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की कॉपियां पकड़ाई जाए। जरूरत पड़े तो 9 हनुमान चालीसा का खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उन्हें कम से कम 10-10 कॉपियां दी जाएं और सामने बैठ के रटवाया जाए ताकि ये लोग जब जेल से छूट कर निकले तो फिर से बीएचयू कैंपस में छेड़छाड़ करने के लिए न जाए, किसी बिटिया की इज्जत न लूटे। इसके साथ ही यूपी के सोनभद्र से जिस भाजपा विधायक को अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 25 साल की सजा सुनाई, उस भाजपा विधायक को भी कम से कम 10 हनुमान चालीसा और सुंदरकांड की कॉपियां दी जाएं और उसे मैदान में खड़े होकर सबके सामने जोर जोर से चिल्लाने के लिए कहा जाए ताकि जब वो जमानत पर बाहर आए तो किसी और नाबालिग की इज्जत खतरे में ना आए। वैसे यहां एक बात और कही जा सकती है, यदि हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से लोगों का जीवन सुधर सकता है तो क्यों न उत्तर प्रदेश के रामराज्य वाली सरकार यूपी के हर एक घरों का सर्वे करा ले जिसके घर में ये पुस्तकें हैं और वो लोग कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। यदि नहीं जी रहे हैं तो क्या कमी रह गई, और यदि ये पुस्तकें उनके घर में नहीं है तो फिर हर एक घर में पहुंचाया जाए। सिर्फ कैदियों को ही क्यों ना लोगों को अपराध करने से
से पहले ही, अपराधी बनने से पहले ही रोक लिया जाए, सुधार लिया जाए। बहरहाल अब हम जिस मामले पर बात करने जा रहे हैं उसे एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए। 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मे मेजर शैतान सिंह भारतीय सेना के लिए किंवदंती के समान थे, यानी उनके जैसा कोई और नहीं। 1962 के चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर को सुबह 3 बजे मेजर शैतान सिंह अपने 120 सैनिकों के साथ लद्दाख के रेजांगला घाटी में थे। उसी समय चीन के लगभग 2000 सैनिकों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। कहीं कहीं यह आंकड़ा 3000 के पार भी बताया जाता है, यानी कि मेजर शैतान सिंह के पास सिर्फ 120 सैनिकों का जत्था था और सामने से चीन के 2 से 3000 सैनिक एक साथ आ गए थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने पराक्रम और साहस से अपनी एक छोटी सी टुकड़ी और परंपरागत हथियारों से चीन के 1800 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। मेजर शैतान सिंह घायल होने के बाद भी अपने एक पैर से गोलियां चलाते रहे। बताया जाता है कि शरीर में कई गोलियां लगने के बाद जब वो अपने हाथ से गोली चलाने में सक्षम नहीं रहे, तब उन्होंने साथी सैनिकों से कहा कि बंदूक का ट्रिगर उनके पैरों के माध्यम से रस्सी से लगाकर बांध दिया जाए ताकि वो पैरों से गोली चला सके। उस वक्त मेजर शैतान सिंह के शरीर में बहुत सारी गोलियां प्रवेश कर चुकी थी, मगर फिर भी वो लड़ते रहे। बताया जाता है कि उनके पेट में इतनी गोलियां लगी थी कि अतड़ियां तक बाहर आ चुकी थी। इस दौरान जब उन्होंने अपने साथी सैनिकों से बेल्ट खोलने के लिए कहा और सैनिकों ने जब उनके पेट पर देखा तो दंग रह गए। सैनिकों ने बेल्ट खोलने से मना कर दिया, क्योंकि यदि वो बेल्ट खोलते तो शायद मेजर शैतान सिंह की पेट के ज्यादातर हिस्सा बाहर आ जाता। अपनी छोटी सी सैनिक टुकड़ी के साथ अपने से लगभग 20 गुना सैनिकों के सामने कमजोर हथियारों के साथ मेजर शैतान सिंह टिके रहे, लेकिन अपनी जमीन पर चीन का कब्जा मंजूर नहीं था। लेकिन जब उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वो और देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तब उन्होंने अपने सैनिकों से जो कहा उसे जरा ध्यान से सुनिए। मेजर के साथ रहे रामचंद्र ने दैनिक भास्कर को बताया कि मेजर ने हमसे कहा कि तुम जाओ और ये बताना, लोगों से ये बताना, देश से ये बताना कि हम आखिर तक कैसे लड़े। सबको हमारे शौर्य का पता चलना चाहिए। रामचंद्र ने जब आनाकानी की, यानी जब उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए, तब मेजर ने कहा कि ये मेरा आदेश है, क्योंकि मेजर को यह एहसास हो चुका था कि यदि ये लोग मुझे ले जाने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इनकी जान भी खतरे में पड़ेगी। और उस वक्त के हालात को देखकर मेजर ने आदेश दिया कि तुम लोग मुझे छोड़कर वापस चले जाओ। इसके बाद बेहोश हो गए। रामचंद्र ने मेजर को उठाकर एक बड़े पत्थर के पीछे रख दिया। यहीं पर मेजर शैतान सिंह शहीद हो गए। इसी स्थान पर मेजर शैतान सिंह मेमोरियल स्मारक का निर्माण किया गया था। भारत सरकार ने उन्हें 1963 में मरणोपरांत सेना का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया। आपको बता दें कि भारत में अब तक मात्र 21 लोगों को यह परमवीर चक्र मिला हुआ है। मेजर शैतान सिंह जिस स्थान पर शहीद हुए थे वहीं पर उनके नाम का स्मारक बनाया गया था। लेकिन अब लद्दाख में चुशूल के काउंसलर ने सोशल मीडिया एक्स पर यानी ट्विटर पर यह दावा किया है कि अब इस स्मारक को तोड़ दिया गया है, क्योंकि स्मारक बफर जोन के अंतर्गत आ गया। इस मामले को लेकर जहां एक तरफ स्थानीय लोगों में रोष है, नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ उनको समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें जानवरों को चराने के लिए जगह की कमी पड़ गई है। हालांकि इस मामले में विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पहले तो सवाल को टाल दिया, कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन दोबारा पूछने पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले सेना के पीआरओ कर्नल सुधीर चमोली ने भी बीबीसी से बातचीत में कहा था कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 में भारतीय और चीनी सेना के बीच बातचीत शुरू हुई और बफर जोन भी बनाने पर सहमति बनी थी। खबरों में यह भी कहा गया है कि बफर जोन में जो भी अस्थायी ढांचे हैं उसे तोड़ दिया जाए या हटा लिया जाए। इसलिए भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहां से हटा लिया। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुछ साल पहले चीन के साथ झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए। इसके बाद जब देश भर में हो हल्ला मचा तो प्रधानमंत्री कैमरे पर आकर कहते हैं कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी जमीन का कोई टुकड़ा किसी के कब्जे में है, और साफ साफ चीन को क्लीन चिट दे दिया गया। यहां एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये सारी बातें कहते हुए प्रधानमंत्री ने चीन का नाम तक नहीं लिया, उस चीन का नाम नहीं लिया जिसे एक वक्त में मुख्यमंत्री रहते हुए लाल आंख दिखाने का दावा किया करते थे कि चीन से लाल आंख करके बात करनी चाहिए। अब वो लाल आंख कहां है किसी को पता नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री ने चीन के मामले पर ये जो बातें कही वो भी एक तरफा थी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। ऐसी जगह नहीं थी जहां पर पत्रकार सवाल पूछ सकें और प्रधानमंत्री जवाब दे सकें। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने 10 साल के कार्यकाल में अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पर पत्रकार उनसे सवाल कर सकें। बहरहाल स्मारक तोड़े जाने के मामले में लद्दाख से बीजेपी के जो सांसद हैं उनका कहना है कि स्मारक को हटाने के फैसले का बफर जोन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह स्मारक बहुत छोटा
छोटा था, इसीलिए इसके स्थान पर हमने बड़ा स्मारक बनाया है। यहां भाजपा सांसद की ये बात आधी अधूरी है, आधा सही है आधा झूठ है। बड़ा स्मारक तो बना है लेकिन अपने मूल स्थान से 3 किलोमीटर सीमा के भीतर, यानी कि जहां पर पहले था उससे 3 किलोमीटर भीतर। अब आप जरा भाजपा सांसद की बातों को गहराई से सोचिए। इनका कहना है कि स्मारक हटाया गया इसलिए नहीं कि वो बफर जोन में आ गया, बल्कि इसलिए हटाया गया क्योंकि वो छोटा था, हमने उसको बड़ा बना दिया। अब सवाल यह है कि यदि बड़ा बनाना ही था तो उसी जगह पर बना लेते। राम मंदिर का मुद्दा याद करिए, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम लोग इसी जिद पर अड़े रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक उसी जगह पर वहीं बनाएंगे, 1 इंच इधर उधर नहीं। तो इसी जिद के तहत मेजर शैतान सिंह का स्मारक उसी स्थान पर क्यों नहीं बन सकता था। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से हमेशा यह दावा किया जाता है कि चीन ने हमारी कोई जमीन कब्जाई नहीं है, हमारी जमीन पर कोई कब्जा चीन ने नहीं किया है। तो सवाल यह उठता है कि फिर यह एरिया बफर जोन में कैसे आ गया। दोनों देशों के बीच सीमा तो पहले से भी थी और बफर जोन भी रहा होगा, बिना बफर जोन के तो सीमा होती नहीं है। तो क्या यह मामला सीधे सीधे यह नहीं दर्शाता कि चीनी सरकार के दबाव में हमारी सेना को पीछे हटना पड़ा है और भारत की बहुत ही लंबी चौड़ी जमीन क्या चीन के कब्जे में आ गई है। वैसे भी इस तरह की तमाम खबरें आए दिन आती रहती हैं। यह अलग बात है कि मोदी सरकार इन सबको गलत बता देती है। इसके अलावा चीन से बहुत नाराजगी होगी तो कुछ ऐप वगैरह बंद कर दिया जाएगा। वैसे यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है, भाजपा सांसद का कहना है कि हमने और बड़ा बना दिया, इसलिए नहीं हटाया कि बफर जोन में आ गया था, इसलिए हटाया क्योंकि हमें बड़ा बनाना था। अब खुद ही सोच कर देखिए, जो मोदी सरकार इत्तू से काम का भी ढिढोरा पीट पीट के कान फुला देती है, कान के पर्दे फाड़ देती है, वो यदि सच में ऐसा कुछ कर रही होती तो क्या देश से यह जानकारी छुपाई जाती और गोदी मीडिया उस पर कोई कवरेज नहीं करता। इस मामले पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चीन पर लाल आंख तोली मूंद, अपमानित की वीर जाबाजों के बलिदान की हर बूंद। भारत माता के वीर सपूत एवं परमवीर चक्र से सम्मानित 1962 रेजांगला युद्ध के महानायक मेजर शैतान सिंह के चुशूल लद्दाख स्थित मेमोरियल को 2021 में ध्वस्त किए जाने की खबर बेहद पीड़ादायक है। खबरों के मुताबिक क्या यह इसलिए किया गया क्योंकि चीन के साथ बातचीत के बाद से अब वो भारतीय क्षेत्र बफर जोन में आ गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की एक वाक्य की टिप्पणी कुछ नहीं कहती। क्यों मोदी जी और शी जिनपिंग की 2014 से अब तक 20 मेल मिलापों के बाद भी भारत को देपसांग प्लेन, पैंगोंग त्सो, डेमचौक और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर मई 2020 के पहले की अपने हिस्से की वास्तु स्थिति बरकरार रखवाने में मोदी सरकार विफल रही है। क्या यह सच नहीं है कि गलवान में 20 सेना के जवानों के प्राणों की आहुति के बाद मोदी जी ने चीन को क्लीन चिट थमा दी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 13 कुमायूं की सी कंपनी द्वारा रेजांगला की रक्षा के लिए 113 वीर जवानों का सर्वोच्च बलिदान देश का गौरव है। भाजपा ने उनके मेमोरियल को धराशायी कर देश को एक बार फिर से नकली देशभक्त होने का सबूत दिया है। दुखद है कि यह सरकार चीनी मंसूबों के आगे घुटने टेक चुकी है, लेकिन आज इन सभी मामलों की एक मुफ्त चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिसंबर महीने में, अभी जो दिसंबर बीता है यानी 2023 वाला दिसंबर में, चीन के राजनयिकों यानी अधिकारियों का एक दल आरएसएस के नागपुर स्थित परिसर का दौरा करने गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर के पहले सप्ताह में चीन के राजनयिकों का एक ग्रुप रेशमी बाग में आरएसएस स्मृति मंदिर परिसर का दौरा करने पहुंचा था। इसके अलावा आरएसएस मुख्यालय में भी गया था। इस खबर के अनुसार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उस वक्त वहां पर नहीं थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि यह पहली बार है जब किसी भी स्तर के चीनी राजनयिक आरएसएस परिसर में पहुंचे। अब इसको लेकर चर्चा यह शुरू हो गई है कि आखिर चीन के डिप्लोमेट आरएसएस के ऑफिस में क्या करने गए थे, वो भी उन स्थानों पर जहां आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ये लोग क्या देखने गए थे, क्या बातचीत करने गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या बातचीत हुई। इन्हीं सवालों के साथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि यह खबर सुनिए, चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में गए थे। अब सवाल यह उठता है कि चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में क्यों गए, इस मीटिंग में क्या चर्चा हुई, चीन और आरएसएस के बीच क्या समझौता हुआ। और यह सब कुछ तब हो रहा है जब मोदी सरकार यह मान रही है कि चीन के साथ भारत के रिश्ते नॉर्मल नहीं है। क्या चीन को लाल आंख दिखाने की खोखली बातें करने वाले पीएम मोदी हमारे जवानों की शहादत भूल गए। यह बेहद गंभीर मामला है। मोदी सरकार देश को बताए कि चीन के साथ उसकी क्या नीति है, चीन के साथ बीजेपी आरएसएस का क्या रिश्ता है। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, गलवान में जो चीनी सैनिकों के साथ झड़प हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान मारे गए थे, उस स्थान पर चीन के साथ ऐसी झड़प 45 साल बाद हुई, यानी 45 साल बाद विश्वगुरु ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है, इतने सालों में सत्ता संभालने के बाद पहली बार मोदी सरकार ने यह माना है कि चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं। अब चीन के साथ रिश्ते नॉर्मल नहीं है, इन शब्दों को दिमाग में रखिए
और भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक को याद करिए। पिछले लगभग एक साल से वो लगातार कह रहे हैं, और सिर्फ वही नहीं, देश में बहुत सारी आवाजें हैं जो लगातार यही चिंता प्रकट कर रही हैं कि यदि 2024 का लोकसभा चुनाव सामान्य तरीके से हुआ तो बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी। इसीलिए उसकी पूरी कोशिश होगी कि यह चुनाव भी 2019 की तरह असामान्य हो जाए, यानी जनता के सामान्य मुद्दों पर ना रहे। हालांकि सत्यपाल मलिक ने बेहद गंभीर चिंताएं और आशंकाएं व्यक्त की। उन्होंने यहां तक कहा कि राम मंदिर पर हमला करवाया जा सकता है। और पिछले दिनों आपने देखा भी कि किस तरीके से यूपी के मुख्यमंत्री और भाजपा का करीबी आदमी अपने ही लोगों से फर्जी ईमेल करवाता है और न सिर्फ राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देता है बल्कि मुख्यमंत्री को भी उड़ाने की धमकी देता है, और वो भी मुस्लिम नाम से, यानी एक पंथ कई काज। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि चुनाव से पहले भाजपा के किसी बड़े नेता जो हिंदुत्व की छवि रखता हो उसकी हत्या करवाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ये लोग देश भर में दंगे करवा सकते हैं, यानी किसी भी रूप में सामान्य तरीके का चुनाव, सामान्य मुद्दों पर चुनाव नहीं होने दिया जाएगा। ये आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए। और हाल फिलहाल में उनका कहना है कि जब तक मशीन सिस्टम में है, मशीन, बीजेपी नहीं हटेगी, बीजेपी चुनाव जीतती रहेगी। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी आशंका व्यक्त की है कि मंदिर में दर्शन कराने के नाम पर देश भर से लोगों को जुटाया जाएगा और फिर कुछ अनहोनी होगी, जिसके बाद विशेष लोगों को टारगेट किया जाएगा और पूरे चुनाव को उसी रंग में रंगने की कोशिश होगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस आशंका को भी प्रकट करते हैं कि 2019 में पुलवामा हुआ, हमारे 40 जवान शहीद हुए, उस वक्त पाकिस्तान